हे गाइस, वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ पूजा, यूजीसी नेट फैकल्टी। तो हमें हमारी क्वेश्चन सीरीज शुरू करनी थी। तो आज क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट डे है। दिस विल बी ऑफ पेपर 2, दैट इज होम साइंस, कोड नंबर 12। तो जो हमने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, वो जो लास्ट ईयर ही हमारा जो जून 2020 का एग्जाम था, जो आई थिंक नवंबर और अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था, तो उसका ही होम साइंस का एक पेपर है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था आपका The most common psychological feature of Alzheimer's disease। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है, ऑप्शंस पे जाने से पहले आपको देखना है अल्जाइमर्स डिजीज के साइकोलॉजिकल फीचर्स की बात की गई है। साइकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू ब्रेन। अल्जाइमर्स डिजीज क्या होती है? अल्जाइमर्स डिजीज आपकी एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं और जो ब्रेन का साइज होता है इट में श्रिंक, थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, इट में लीड्स टू एट्रोफी। तो ये आपकी अल्जाइमर्स डिजीज होती है। अब यहाँ पे पूछा गया है इसके फीचर्स के बारे में। अल्जाइमर्स डिजीज कॉमन भाषा में भूलने की जो बीमारी होती है, ज्यादातर एज के साथ आती है कि जो पुरानी मेमोरी होती है आपकी वो रिटेन रहती है, बट जो हाल फिलहाल की मेमोरी है कि 15 मिनट पहले क्या हुआ था, कोई इंसान ने खाना खा लिया, 15 मिनट बाद भूल गया वो, दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। क्योंकि उनके ब्रेन सेल्स हैं वो कुछ डाई हो गए हैं और जो ब्रेन का साइज है वो श्रिंक हो गया है। अब इसके कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, मेमोरी, सबसे पहले मेमोरी पे अफेक्ट पड़ता है। दूसरा, आपको बात करने में भी दिक्कत होती है क्योंकि आपको सारी चीजें याद नहीं रहती है। तो उसके बारे में ये 5 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसके ये इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले ऑप्शंस पे जाओगे, जिसमें सबसे पहला है ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी। ऑब्वियसली अगर अल्जाइमर्स डिजीज की बात हो रही है वो ब्रेन से रिलेटेड है और उसमें मेमोरी लॉस होता है, तो यानी कि ए ऑप्शन जो है वो तो आपका 100% रहेगा। अब आपको ऑप्शंस पे जाना है और ऑप्शंस में देखना है कि थर्ड और फोर्थ जो है उसमें आपका ए ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो वहां पे आप डायरेक्ट उन दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दोगे। आपको उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी से आपका टाइम कंज्यूम होता है, क्योंकि आपको टाइम का भी ध्यान देना होता है। अब आपके पास बचा फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट में आपका दे रखा है ABC एंड सेकंड में आपका दे रखा है ACD, यानी कि दोनों में कॉमन है ऑप्शन C, दैट इज डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C, आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। अब जो बात आती है वो आती है कि B और D में से कौन सा रहेगा, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जो आपके आंसर को डिसाइड करेंगे। अब देखिए, B इज बैड टेम्परामेंट। बैड टेम्परामेंट का मतलब है कि गुस्सा ज्यादा आना, आपके टेम्पर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, दैट इज बैड टेम्परामेंट। एंड ऑप्शन नंबर D इज डिफिकल्टी विद स्पीच प्रोडक्शन। बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होना, थोड़ा सा हकलाना है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। और अभी 1 मिनट पहले ही मैंने अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम में ये बात बताई थी, तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। इसको B को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा D। सो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, दैट इज ACD, मींस ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, then difficulty in comprehension and difficulty with speech production। अब कि ये तो हो गई जिसको अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में पता है। अब कुछ होंगे जिनको अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, तो ये जो मैंने मेथड बताया था ये आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। साइकोलॉजिकल इसमें लिखा है, अल्जाइमर्स डिजीज लिखा है, तो मतलब इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, तो ऑब्वियसली आपकी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मेमोरी आएगा, वहां से आप 2 को एलिमिनेट कर सकते हो, फिर इन 2 में आप अपना थोड़ा सा तुक्का मार सकते हो और फिर यहाँ से आप एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2020 एग्जाम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So this is the next question, question number 2. In case of children with disability, dietary intervention are advisable because कुछ बच्चे जिनमें किसी टाइप की कोई डिसेबिलिटी होती है तो उनको डाइटरी इंटरवेंशंस क्यों एडवाइस किए जाते हैं? फर्स्ट थिंग,
चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, अब वो डिसेबिलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उनको सुनने में कोई दिक्कत हो सकती है, मे बी इट मे बी साइकोलॉजिकल यानी कि मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, या फिर इट मे बी फिजियोलॉजिकल दैट इज द लोकोमोटर मूवमेंट, कि उनको कोई भी मूवमेंट करने में, फॉर एग्जांपल जैसे सेरेब्रल पैल्सी की जो कंडीशन होती है, तो किसी भी टाइप की कोई डिसेबिलिटी होती है उस टाइम पे डाइटरी इंटरवेंशन दिए जाते हैं, क्योंकि आपने सबने डाइट पढ़ा है तो उसमें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए डाइट एडवाइस की जाती है। तो द क्वेश्चन इज क्या रीजन होता है वो डाइट जो है वो रिकमेंड करने का। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका है, इट इज they need more nutrition than children of their age. So first option is, मैं थोड़ा short form में ही लिखूंगी, that they need more nutrition as per their जो same age group के बच्चे होते हैं। Second option is they tend to have poor appetite, कि उनका जो appetite होता है वो poor होता है। Appetite means कि उनको भूख ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, उनका ज़्यादा खाने का मन नहीं होता है। And third option is they may not be able to chew regular food, कि जब आप खाना खाते हो तो जो स्टार्ट होता है इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, वो आपके माउथ से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप फूड को च्यू करना स्टार्ट करते हो, चबाना शुरू करते हो। तो मे बी जो उनका च्यूइंग है वो प्रॉपर ना हो, मीन्स इम्प्रॉपर च्यूइंग। नेक्स्ट इज they need to reinforce with food to manage their behavior, कि हो सकता है उनको रीइंफोर्स करना पड़ता हो ताकि उनके बिहेवियर को मैनेज किया जा सके। अब यहाँ पे बात आती है कि रीइंफोर्स का मतलब क्या है। दो चीजें होती है, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बट रीइंफोर्समेंट होता है कुछ चीज प्रोवाइड करना ताकि उनको आप मोटिवेट कर सकते हो। अब इसमें कुछ रिवॉर्ड भी हो सकता है या मे बी कि उनको अप्रिशिएट करना, तो दैट इज रीइंफोर्समेंट। एंड द लास्ट ऑप्शन इज न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स में बी ओवरलुक्ड बाय पेरेंट्स, कि उनका जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना होता है वो सारा ओवरलुक करेंगे उनके पेरेंट्स। ये 5 ऑप्शंस है। अब इनमें से जो एग्जाम में ऑप्शंस आए थे उसमें से आपको इनमें से कोई भी 3 पिक करने हैं, जिसमें फर्स्ट में है आप ए, बी या ई, ए, बी और ई होगा। सेकंड इज बी, डी, ई। थर्ड इज बी, सी, ई। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ए, सी, डी। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को देखते हो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब कुछ ऐसा ऑप्शन जो आपको लग रहा हो कि नीड मोर न्यूट्रिशन, देन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर एक लाइफ स्पैन में सबका जो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होता है वो सेम होता है। आपने पढ़ा भी होगा न्यूट्रिशन थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, इन्फेंट्स का होगा, फिर चिल्ड्रन का होगा, फिर एडोलेसेंसी एज पे होगा, ऐसे करके ओल्ड एज तक उनका सबका सेम रहता है। तो ये ऑप्शन तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी सेम रहती है। ऐसा नहीं होता कि उनको ज्यादा प्रोटीन खाना है, ज्यादा कार्ब्स खाना है। तो जहां जहां पे ये ऑप्शन है पहले हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ऑप्शन 1 को हम हटा देंगे और ऑप्शन 4 को हम हटा देंगे। फिर हमारा बचता है ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, दैट इज बी, डी, ई एंड बी, सी, ई। अब यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन ई दोनों कॉमन है, यानी ये दो तो आपके रहेंगे। दैट इज ऑप्शन बी इज पुअर एपेटाइट, कि उनका एपेटाइट पुअर होता है, उनको ज्यादा भूख नहीं लगती है। इट मे बी ड्यू टू कि उनको उनकी लोकोमोटरी जो मूवमेंट है, मसल मूवमेंट है, वो अफेक्ट हुई है उस चीज से। एंड ऑप्शन नंबर ई इज न्यूट्रिएंट्स उनका पेरेंट्स ओवरलुक करते हैं। ऑब्वियसली दे हैव एनी डिसेबिलिटी, तो वो खुद इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपने न्यूट्रिएंट इनटेक का ध्यान रख पाए या प्रॉपर क्या खाना है क्या पीना है उसका आप पूरा का पूरा ध्यान रख पाए। तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स उनको ओवरलुक करते हैं। तो जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन ई है वो 100% होगा। अब ऑप्शन डी और सी में से क्या होगा हमें वो देखना है। सो ऑप्शन सी इज दे हैव
improper chewing problems, and option number D is कि उनको reinforce करना पड़ता है। तो first thing is reinforce, आप खाने के मामले में मे बी उनका जो mental कोई रिटार्डेशन हो तो उस केस में reinforcement तो काम आएगी नहीं। तो यहाँ पे जो चिविंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला था लोकोमोटर मूवमेंट, और उसमें एक डिजीज भी मैंने बताई थी, दैट इज सेरिब्रल पाल्सी। उसमें क्या होता है कि उनकी जितनी भी मूवमेंट होती है, वेदर देयर मोटर मूवमेंट, देयर मसल मूवमेंट्स, वो अफेक्ट होती है। और जब भी मसल मूवमेंट अफेक्ट होती है तो वो आपके हर एक एरिया को अफेक्ट करती है, आपके हाथों की मूवमेंट, आपके पैरों की मूवमेंट, साथ ही साथ आपके माउथ की मूवमेंट। और क्योंकि वो आपके माउथ की मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपकी जो चिविंग की एबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करेगा। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा सिलेक्टेड ऑप्शंस कौन से होंगे, दैट will be option B, that will be option C, and that will be option E, यानी कि option number 3 is the right option. This was the second question. अब हम चलते हैं next question पे, that is question number 3, types of case studies. अब ये क्योंकि रिसर्च का भी क्वेश्चन है, केस स्टडीज यानी कि जब आप किसी एक केस को लेके उसके बारे में कोई स्टडी करते हो, सिंपल क्वेश्चन है। अब जितनी भी केस स्टडीज होती हैं, पहले तो आप इसके एग्जाम्पल देख लो। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टाइप है केस स्टडीज का। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने दे रखा है ऑब्जर्वेशनल, सेकंड इज हिस्टोरिकल, third is dimensional, fourth is situational, and fifth is experimental. सेम जो अभी तक के क्वेश्चंस में हुआ है, हर एक ऑप्शन में 3-3 दिए हुए हैं, तो वैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है उसमें दे रखा है ए बी ई ओनली, ए बी ई, एंड सेकंड इज सी डी ई, थर्ड इज बी सी डी, एंड फोर्थ वन इज ए बी डी। जब आप क्वेश्चन देखते हो, सबसे पहली चीज इन्होंने पूछा केस स्टडीज, यानी कि किसी भी टाइप के रिसर्च की बात हो रही है, आप गए ऑप्शंस पे, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, सिचुएशनल, एक्सपेरिमेंटल, दीज आर टाइप ऑफ रिसर्च, बट डायमेंशनल इज नॉट एनी टाइप ऑफ रिसर्च। यानी कि जिसमें भी सी है उसको आप डायरेक्ट हटा दोगे। तो यहाँ से आपका सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अब आपका बचा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ए बी ई एंड ए बी डी, यानी कि ए और बी इज कंफर्म। वैसे भी जब भी कोई आप ऑब्जर्वेशन करते हो, दैट इज अ टाइप ऑफ केस स्टडी। जब भी आप कोई हिस्टोरिकल बेसिस पे रिसर्च करते हो, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ केस स्टडी। तो ए और बी तो आपका डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पे आपको ई और डी में से एक सिलेक्ट करना है। E is experimental, D is situational। तो जब आपने रिसर्च पढ़ी होगी, आपने मेरी रिसर्च की क्लास भी देखी होगी, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो होती है जहाँ पे आप वेरिएबल्स के साथ करते हो। इसमें आपके वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहाँ पे कॉज एंड रिलेशनशिप देखा जाता है। बट जो केस स्टडीज होती है हमारी, वहाँ पे किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जर्वेशन, किसी भी केस स्टडी को दे दिया, उसके बारे में आपको कोई रिसर्च करनी होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कॉज एंड रिलेशनशिप नहीं देखा जाता, तो एक्सपेरिमेंटल तो होगा नहीं। एक्सपेरिमेंटल आपका आंसर हमेशा वहां पे आता है जहां पे आपकी रैंडम सैम्पलिंग हो, और केस स्टडी में कभी भी रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती। वो पर्टिकुलरली हमें एक स्टडी करनी होती है, तो हमें फॉर एग्जांपल हमें पीसीओएस वुमेन के ऊपर कोई स्टडी करनी है, तो हमारा टारगेट कभी भी रैंडम नहीं होगा। हम किसी भी वुमेन को पिक नहीं करेंगे, हम सिलेक्टेड उन वुमेन्स को पिक करेंगे अपनी स्टडी के लिए विच आर गोइंग थ्रू पीसीओएस। तो सेम थिंग, और दूसरा वहां पे कोई कॉज एंड रिलेशनशिप देखा जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए बी एंड डी, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। तो
ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। The formation of a connection between a parents and newborn in the period soon after birth is called। जब भी एक बेबी बोर्न होता है तो उसका अपने पेरेंट्स के साथ तब जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, अटैचमेंट, कनेक्शन, बॉन्डिंग एंड लव। फर्स्ट इज अटैचमेंट, second is bonding, third is love and last is connection। क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड न्यूबॉर्न। तो उसको क्या कहते हैं? अब देखने को अब तक का सबसे सिंपल लैंग्वेज वाला क्वेश्चन सीधा पूछा गया है, पेरेंट्स न्यूबॉर्न का कनेक्शन क्या होता है? बहुत ही सिंपल, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव एंड कनेक्शन, बट चारों के चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जितना सिंपल है उतना ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब अटैचमेंट होता है जो टाइम के साथ धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अटैचमेंट बनती है। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप किसी से मिले उस टाइम पे आपकी अटैचमेंट नहीं होती। कम्युनिकेशन में स्टेज होती है, दैट इज फैटिक स्टेज, पर्सनल स्टेज एंड इंटीमेट स्टेज। तो फर्स्ट जो फैटिक स्टेज होती है, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो उस टाइम पे आपको उस इंसान से कोई अटैचमेंट नहीं होती है। सेकंड कम्स पर्सनल स्टेज, जब आप उससे थोड़ा घुल मिल जाते हो, जब आप थोड़ी बहुत चीजें उससे शेयर करना शुरू कर देते हो। एंड थर्ड इज इंटीमेट स्टेज, जहाँ पे आप इमोशनली उससे कनेक्ट हो चुके होते हो। तो दिस इज अटैचमेंट जो धीरे धीरे करके आपकी बढ़ती रहती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, फर्स्ट आप उससे मिलते हो, उसको जानते हो, धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ आपकी अटैचमेंट बढ़ती है। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। और ये पूछा गया है कि उसका बेबी का बर्थ होती है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके साथ क्या रिलेशनशिप होगा, उसका क्या नाम होगा? तो ऑब्वियसली अटैचमेंट नहीं होगा, क्योंकि अटैचमेंट जो है टाइम के साथ बढ़ती है। सेकेंड इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग होता है जो इंटेंस बॉन्ड बनता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जब तक बोर्न भी नहीं होता उससे पहले ही पेरेंट्स का उससे बॉन्ड बन चुका होता है। एक इंटेंस बॉन्ड होता है जो एकदम से जुड़ जाता है, दैट इज बॉन्ड। इसमें आपका लव, केयर, सारा का सारा एक पैकेज होता है जो सारा इसमें इंक्लूडेड होता है। एक शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो लव, कनेक्शन, अटैचमेंट, ये सारे के सारे आपके बॉन्डिंग में इंक्लूड होते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा पैकेज है, दैट्स वाई इसका आंसर होगा बॉन्डिंग। लव भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, कनेक्शन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। दिस वॉज योर फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका रिसर्च से है। Question is, sampling error associated with random sampling can be determined by the following formula। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ है, एक सैम्पलिंग एरर हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी रैंडम सैम्पलिंग में। सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग मीन्स अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे आप कहीं से भी, फॉर एग्जाम्पल 1000 पॉपुलेशन है कहीं की, आपको 100 लोग चाहिए, वहां से आप रैंडमली कोई भी 100 लोग सिलेक्ट करोगे, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में जब आपको सैम्पलिंग एरर कैलकुलेट करनी होती है, अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सैम्पलिंग एरर को डिनोट किया गया है एस से, एंड रैंडम सैम्पलिंग जो है आपका सैंपल साइज जो है आपको उसको डिनोट किया गया है एन से। एन इज द सैंपल साइज, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सैम्पलिंग एरर कैसे सिलेक्ट करेंगे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट है √n-1, सेकेंड इज, थर्ड इज,
डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब आपने एरर्स एंड पढ़े होंगे सैम्पलिंग के, तो उसमें आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा भी होगा और वहां से आपको डायरेक्ट दिख भी गया हो। जिसने ये नहीं पढ़ा है रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होता है, वो ये क्वेश्चन कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं सेम वैसे ही फॉर्मूला है। तो जब भी सैम्पलिंग एरर आपको कैलकुलेट करनी होती है रैंडम सैम्पलिंग में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा जाता है, जिसमें सैम्पलिंग एरर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ योर सैंपल साइज -1। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। तो इसका सीधा साधा आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर 1 है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे जो जून 2020 का एग्जाम था उसमें से थे। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें कोई डाउट हो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो ऐसे रहते हैं जो आपको लगता है कि भाई ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, और उनमें आप कंफ्यूज होकर गलत कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डाउट हो या किसी में कुछ भी पूछना हो तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।